गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग आपके चैप्टर नंबर 5 का एक पार्ट है जो फ्रिक्शन, वो पढ़ेंगे। फ्रिक्शन वर्ड आप पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस जो आपने देखी होगी फ्रिक्शन को कि क्या होता है। वो फ्रिक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का अपोज करता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी रखी हुई है तो उस ऑब्जेक्ट और उस जिस सरफेस पर वो रखी है उसके बीच में जो इंटरलॉकिंग हो जाती है या इरेगुलरिटीज होती है, उसके कारण जो इंटरलॉकिंग हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कि वो इंटरलॉकिंग के कारण वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाती। ठीक है। और जब हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उस सरफेस जिस पर इसे रखा है और प्लस जो ऑब्जेक्ट की सरफेस है, इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग के कारण एक फोर्स वर्क करता है जो आपके द्वारा लगाए गए फोर्स का अपोज करता है। ठीक है। आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो बट इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो चुकी है। इंटरलॉकिंग का मतलब है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो रियल में ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, बट अगर इसे आप जूम करके देखेंगे तो आप इस तरह की इरेगुलरिटीज को देखेंगे। और प्लस इसे जिस फर्श पे रखा है वो भी इरेगुलर है, तो कई बार ऐसा होता है कि इसकी इरेगुलरिटीज इसके बीच में फंस जाती है और एक कहें कि इंटरलॉकिंग हो गई चीज़ की। इंटरलॉकिंग होने के कारण क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये इंटरलॉकिंग कारण ये ऑब्जेक्ट खसक नहीं पाती, और जब आप बहुत तेज या ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब जाके ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करती है। तो कहीं ना कहीं इस इंटरलॉकिंग के कारण एक फोर्स जो आपके द्वारा लगाए गए फोर्स का अपोज कर रहा है, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहेंगे इसे हम? फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का अपोज करता है। ठीक है। यानी जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है या मूव करने की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, दोनों ही केस में फ्रिक्शन उस बॉडी पे वर्क करता है और जो अप्लाइड फोर्स होता है उसका अपोज करता है। ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा टर्म था कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स का अपोज करता है। हमेशा जो फोर्स हम अप्लाइड करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को मूव होने से रोकता है। मूव होना मतलब अपनी प्लेस से खसकना। ठीक है। तो ये इसे रोकने की कोशिश करता है। ठीक। हम इसे ये नहीं कहेंगे कि कंप्लीटली मूव नहीं होने देगा, क्योंकि अगर आप फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑटोमेटिक खसकेगी। ठीक है। मतलब ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा ना, क्योंकि ये फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू आपके अप्लाइड फोर्स की वैल्यू से कम हुई तो अप्लाइड फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो हम सिंपल से कहेंगे कि केवल अपोज करता है। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्सेस या नॉर्मली फ्रिक्शन के टाइप, तो देखिए फ्रिक्शन दो टाइप का होता है। मेन है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है काइनेटिक। अब स्टैटिक और काइनेटिक। ठीक है। स्टैटिक वर्ड से आपको समझ आ रहा है कि जब कोई चीज़ रुकी हुई अवस्था में होती है। ठीक है। ये आप अपने नॉलेज के लिए याद रखिएगा। स्टैटिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ का रुकना, या फिर एक स्विच की तरह समझिए। ठीक है। स्विच का मतलब होता है कि जैसे आपने एक स्विच को प्रेस किया ऑन, तो एक ही बार उसने जब अपने फोर्स लगाया तब उसने जो कंडीशन ले ली है, तो अब लगातार वही कंडीशन में वर्क करेगी, उसे हम कहेंगे स्टैटिक। जैसे ही आपने उसे ऑफ किया, मतलब आपने एक बार और फोर्स लगा के उसकी स्टेट चेंज कर दी, तो अब वो अगले फोर्स लगने तक ऑफ कंडीशन में ही रहेगी। तो इस तरह की कंडीशन स्टैटिक है। और काइनेटिक मतलब जो रेगुलर है, मतलब जो मोशन में है ऑब्जेक्ट, उस पर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हर केस में काउंट करता है। ये नहीं होता कि वो ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकेगा, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तभी फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। नहीं, जब ऑब्जेक्ट सिंपल रखी हुई भी है ना,
तो भी इंटरलॉकिंग तो है सरफेस और उसकी सरफेस के बीच में, और जिसे हम कहेंगे कि उसका जो फ्रिक्शन फोर्स अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने जो फोर्स अभी अप्लाइड किया वो 0 है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट खाली रखी हुई है दैट मीन्स अभी फोर्स वर्क, आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, बट फ्रिक्शन फोर्स तो वर्क कर रहा है, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 0 है। यानी ऑब्जेक्ट जब रखी हुई है तब भी उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो कि स्टैटिक कैटेगरी में आता है, और ऑब्जेक्ट जब मोशन करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है, तब भी उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। मतलब आप अगर फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट मूव तो कर रही है पर लगातार उसके और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स तो हो रहा है, जिसे हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन को पहले समझते हैं। स्टैटिक में आपको और एक नाम मिलेगा लिमिटिंग, उसके बारे में हम समझेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जब एक्सटर्नल फोर्स आप किसी बॉडी पे लगा रहे हैं, मान लीजिए ये इरेगुलरिटीज़ है और ये बॉक्स आपने ऐसे रख दिया है, तो ये इन दोनों की सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन है तो आप इसे एफएस कर लीजिए। एस से आपको याद रहेगा स्टैटिक और एफ मतलब फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो जब आप ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है इस बॉक्स को आगे खसकाने के लिए, तो ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू 0 है जब आप फोर्स लगा ही नहीं रहे हो, सिंपल ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक, तो सिंपल बॉडी जब किसी सरफेस पर रखी हुई है या कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है और उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, दोनों ही रेस्ट कंडीशन में है, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और अभी हम कहेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन में ये फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है केस कंपेयर टू अप्लाइड फोर्स। मतलब हम कहेंगे कि एफएस ही होता है केवल, क्योंकि अप्लाइड फोर्स तो खुद ही 0 है। ठीक है, तो यहाँ ये 0 है तो केवल अभी एक ही फोर्स काम कर रहा है, एफएस। ठीक, जो हमेशा कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और अप्लाइड फोर्स हमेशा इधर लगता है पर अप्लाइड फोर्स है ही नहीं, तो एफएस कहाँ काम करेगा, इस तरफ। ठीक है, क्योंकि हम अभी इसकी डायरेक्शन भी ना दे तो बेटर है। उसका रीज़न क्या है कि जब हम फोर्स लगाना शुरू करते हैं तब इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स यहाँ से लगाऊंगी तो ये इस तरफ वर्क करेगा ना, फोर्स के अपोजिट। बट अगर ये सिंपल रखा हुआ है, मान लीजिए ये सिंपल रखा हुआ है अभी, तो अगर ये रखा हुआ है तो अभी इसके डिफाइन थोड़ी हो चुका है कि ये कहाँ वर्क कर रहा है। अभी सिंपल इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है जो ऑब्जेक्ट को कहीं भी हिलने डुलने से रोकेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो पहले आप स्टैटिक को समझने के लिए अभी इसे हम थोड़ा सा और समझेंगे कि एक आपको इसको आप भूलकर एक केस समझते हैं हम लोग। एक सिंपल केस ये रहेगा, मान लीजिए कि एक भारी सा टेबल है आपके पास, ये बॉक्स है, देखिए ये बॉक्स अभी रखा हुआ है इस सरफेस पर, तो अभी इसका जो इंटरलॉकिंग है वो हो चुका है। अब आप यहाँ से एक फोर्स लगाना शुरू करते हैं, तो आप खुद देखते हैं कि जब किसी भारी ऑब्जेक्ट को जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो अगर वो बहुत भारी है तो हमारे द्वारा जो लगाया गया फोर्स है उसके कारण वो मूव नहीं करती है। लेकिन जब आपने फोर्स लगाना शुरू कर दिया तो उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक केस तो हमने देखा था जब फोर्स ही नहीं लगाया तब भी फ्रिक्शन फोर्स तो काम कर रहा है। ठीक है, इंटरलॉकिंग तो है लेकिन उसकी वैल्यू अभी सबसे ज़्यादा है क्योंकि आपका अप्लाइड फोर्स 0 है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने फोर्स लगाना शुरू कर दिया, फोर्स लगाना शुरू करने के बाद भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, किसके, हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स के। दोनों अपोजिट है ना, तो ये इतना भारी है कि हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स है वो बहुत कम लग रहा है और अभी इसके बीच का फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपने फोर्स लगा भी लिया ना तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, ये। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देगा क्योंकि आपके जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, कम है और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, और इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जब आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो इनिशियली वो ऑब्जेक्ट आपसे नहीं खसकेगी, आप फोर्स आपका लगाना शुरू हो चुके उसके बावजूद वो नहीं खसकेगी। इस केस को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, कि जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू से
ज़्यादा हो जाए और ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद भी कौन सी कंडीशन में रहे, स्टैटिक मतलब रुकी हुई या रेस्ट कंडीशन में ही रहे। दोनों ही काम कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स भी और फ्रिक्शन फोर्स भी, बट ऑब्जेक्ट अभी भी किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। तो ऐसे फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी बॉक्स की एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट को। धीरे धीरे आप इसको फोर्स और बढ़ाएंगे, आपसे कोई चीज़ नहीं खसकेगी तो इनिशियली आपने जैसे ऑब्जेक्ट को टच किया और फोर्स लगाना शुरू किया, तब तक ऑब्जेक्ट जब तक नहीं खसक रही है, इसका मतलब है कि वो फ्रिक्शन फोर्स अभी ज़्यादा है, जो कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहला रहा है। जैसे ही आपने इस फोर्स की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, आप धकेलेंगे उसे, आप और ताकत लगाएंगे। जैसे जैसे आप ये फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जिसमें, ये तो आपका स्टैटिक हो गया, एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो जाएगा। भाई अभी ये बहुत ज़्यादा है और ये कम है, जब आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे इसके बराबर होने की कोशिश करेगा। जैसे इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये जो कम वाला था वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये इसको आपस में इक्वल करेगा, यानी एफ किसके बराबर होगा, एफ के। ठीक है, तो वो स्टेट आखिरी लास्ट स्टेट होगी जहां पर बॉडी एक लिमिट में होगी, है ना। लिमिट मतलब ये कह दे कि बस इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दिया जाए तो ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू कर देगी। ठीक है, जब तक एफ ज़्यादा था एफ कम था। अब आप देखिए कि ये कंडीशन कौन सी है, जिसमें आपका अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स अभी बराबर की टक्कर में है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव तो नहीं कर रही, लेकिन ऑब्जेक्ट उस लिमिट पे आ चुकी है कि इससे थोड़ा सा भी फोर्स और बढ़ा दूं इस कंडीशन से तो एफ की वैल्यू कम हो जाएगी, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हुई तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा, जिसके कारण ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगी। तो अभी फिलहाल जब ये दोनों इक्वल है, मतलब लिमिट आ चुकी है, इस ऑब्जेक्ट का बस स्टार्ट ही है, ये वो आखिरी कंडीशन में है जहाँ से ये मूव करना शुरू कर देगी, तो ये कंडीशन कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे मैंने अलग से टाइप नहीं दिया है क्योंकि स्टैटिक का मतलब भी यही होता है कि रेस्ट कंडीशन में भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क करें, तो यहाँ पर भी रेस्ट कंडीशन है और यहाँ पर भी रेस्ट ही है, बट इसको हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रेस्ट का रीज़न अलग है, यहाँ पर अभी आपका अप्लाइड फोर्स बहुत कम है, और इस रेस्ट कंडीशन का रीज़न अलग है कि ये बिल्कुल जस्ट लिमिट पर ही है। ठीक है, मतलब अगर इस पर थोड़ा सा भी फोर्स और बढ़ा देंगे तो ये मूव करना शुरू कर देगी, बट यहाँ पर एफ और एफ की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर आते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर बात करें तो आप देखिए कि धीरे धीरे ये कंडीशन आ चुकी थी कि बस ऑब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा दूं तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो थी वो बढ़ जाए, अप्लाइड फोर्स बढ़ जाए किसके, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो इसको हम एफ के लिख सकते हैं। काम वही कर रहा है, फ्रिक्शन वही है, बट अब हमने और तेजी से उसे धकेला और ज़्यादा फोर्स लगा दिया, तो अब क्या कंडीशन बनी कि ज़्यादा फोर्स लगाने से ये वैल्यू बढ़ गई और ये वैल्यू कम हो गई। तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ने मोशन करना शुरू कर दिया दैट मीन्स वो कौन सा फ्रिक्शन में काउंट होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ आप एफ एस भी लिख सकते हो, एफ एल भी लिख सकते हो, सिर्फ नेम दे रहे हो आप स्टैटिक लिमिटिंग के अकॉर्डिंग ताकि आप उसे समझ सके, अदरवाइज फ्रिक्शन तो एक ही केस की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए अब ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया तो काइनेटिक अगेन दो टाइप के होते हैं। कौन सा, एक तो होता है स्लाइडिंग और दूसरा होता है रोलिंग। अब जरूरी नहीं है कि ये इस तरह की प्लेन सरफेस ही हो, जब ये प्लेन है और ये भी प्लेन है तो जब दो सरफेस के बीच में पहली ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करती है, स्लाइड मतलब फिसलना, तो वो कहलाएगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग का मतलब होता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर पहली ऑब्जेक्ट सर्कुलर हो और दूसरी प्लेन हो तो ये आगे कैसे चलेगी, रोल करती हुई चलेगी, तो उस केस में इसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। पर दोनों का मतलब सेम है कि दोनों में अप्लाइड फोर्स, इनके जो फ्रिक्शन है फ्रिक्शन फोर्सेस के फोर्स से ज़्यादा रहेगा तो ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये सिंपल थे इसके टाइप। स्टैटिक के अंदर दोनों आ जाते हैं, स्टैटिक भी और लिमिटिंग भी। ठीक, और रोलिंग के भी दो टाइप हो गए, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है
कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्लाइडिंग और रोलिंग में। ठीक है, नोट्स में आपको प्रॉपर मिल जाएगा, इसमें आप डायरेक्ट समझिए कि देखो स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई बॉडी किसी दूसरी सरफेस पर स्लाइड करती है, ठीक है, यानी कि सिंपल सा फिसलती है, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आता है। जैसे कि ये दोनों की सरफेस प्लेन है, तो ये आगे मूव करेगी तो सिंपल फिसलेगी ना। और दूसरा रोलिंग में क्या होता है कि एक बॉडी दूसरी सरफेस पर रोल करती है, मतलब आगे तरफ लुढ़कती हुई जाती है ऐसे। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ये जो सरफेस है इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इसके कांटेक्ट में आएगा, और जितना हिस्सा कांटेक्ट में आएगा उतनी इरेगुलरिटीज़ के कारण इंटरलॉकिंग बनेगी और उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो स्लाइडिंग, किसी चीज़ को स्लाइड करना ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करवाता है, जबकि रोलिंग का मतलब होता है कि इस सर्कल का इतना सा पॉइंट ही टच होगा सरफेस से, तो जितना कम सरफेस से कांटेक्ट में आएगी उतना कम फ्रिक्शन लगेगा। क्योंकि हमने देखा कि फ्रिक्शन क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच की इंटरलॉकिंग है जो उसे रोकती है मोशन करने से। तो यहाँ पर इसका कम से कम एरिया कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, जिसमें फ्रिक्शन कम हो, ताकि हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़े ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। दूसरा है कि यहाँ पर एक ही पोर्शन कांटेक्ट में आता है, देखिए आप, एक ही हिस्सा कांटेक्ट में आएगा। ये रोल करेगी तो ये वाला, ये तीनों में से कोई भी पोर्शन इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। उसके कारण क्या होता है कि इसी एक ही जगह का पार्ट्स जो है वो घिस जाता है, सरफेस जल्दी घिस जाती है, खराब हो जाती है, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि रोलिंग फ्रिक्शन में अलग अलग पार्ट कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि अभी ये पॉइंट आया, जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये वाला हिस्सा आएगा, फिर ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला आएगा, ऐसे पूरा सर्कल ही इस तरह से जब वो आगे बढ़ता है तो पूरा ही कांटेक्ट में आता है। ठीक है, ऐसा करने से हर एक पर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ताकि एक ही चीज़ डैमेज ना हो। ठीक, तो ये था स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसके कुछ एडवांटेज देखेंगे हम लोग फ्रिक्शन के। तो देखिए, पहले इन दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं। रोलिंग आसान क्यों होता है हमारे लिए? आपने देखा होगा कोई भारी सामान या लगेज, आजकल तो ब्रीफकेस या सूटकेस में आपने देखा होगा इस तरह के नीचे रोल लगे आते हैं, स्टैंड लगाता है, ताकि आसानी से आप उसे पकड़ के धकेल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको आप अगर व्हील नहीं लगाते तो क्या होता है, ये सीधी सरफेस है, इसे कैरी करना तो मुश्किल है ही, साथ में अगर आप इसे स्लाइड करवाते तो नीचे की सरफेस फट जाती या खराब हो जाती। ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता। रोल करवाने से क्या हो गया, इसका जो वेट है वो भी कम हो गया, और ये व्हील के थ्रू वो आसानी से हमें बहुत कम फोर्स लगाकर आसानी से इसे धकेला जा सकता है, जाकि ऐसा करने पर उसे ज़्यादा धकेलना पड़ता। बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं ना, तो आपने देखा होगा उन्हें भी इस तरह की जो लॉरी होती है उस पर रखा जाता है बॉक्सों को। ठीक है, रेलवे स्टेशन या उस पर देखा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन इंडिविजुअल बॉक्स को अगर इस तरह से धकेला या स्लाइड करवाया तो ये फट भी जाएंगे, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर व्हील के ऊपर रखने से फोर्स क्या होगा, कम लगाना पड़ेगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो कई सारे डिसएडवांटेज है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के और एडवांटेज है व्हील के। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन के। अब हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन के ओवरऑल एडवांटेजेस क्या होते हैं। देखो, फ्रिक्शन के कारण ही हम नॉर्मली कोई पर्सन को आपने देखा होगा कि कोई पोल पे चढ़ गया या ट्री पर चढ़ गया, तो उसका रीज़न है क्यों? क्योंकि ट्री की सरफेस कैसी होती है, रफ होती है, और हमारे पैर इस आसानी से इस पर टिक सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम स्लिप कर जाते और गिर जाते। तो हम आसानी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं या किसी ऐसी ऑब्जेक्ट पर जहाँ हमें पैर टिकाना हो ऊंचाई पर, कभी आवश्यकता पड़ी तो हम आसानी से अपने पैरों को उस सरफेस पर टिका सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब व्हीकल है, आपने देखा होगा बस के जो टायर होते हैं उसमें कंपनी की तरफ से डिज़ाइन दी जाती है, आपने ऐसी डिज़ाइन देखी होगी टायर के अंदर। ठीक है, तो वो कोई उन्हें पैटर्न बनाने का शौक नहीं आ रहा, वो बस इरेगुलरिटीज़ बना रहे ताकि रोड की सरफेस और इसके बीच में इरेगुलरिटीज़ बढ़े, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन बढ़ना चाहिए। उसका रीज़न है कि मान लीजिए आपने देखा होगा टायर जब घिस जाते हैं तो वो इरेगुलरिटीज़ खत्म हो जाती है, जिसके कारण बस के या जो भी व्हीकल है उसके स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते है। जैसे ही वो पानी वाली सरफेस से गुजरेगी तो टायर स्लिप करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच की इरेगुलरिटीज़ खत्म हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होना, इरेगुलरिटीज़ होना ज़रूरी होता है। इसलिए टायर में ग्रिप बनाई जाती है ताकि वो रोड पर अपनी पकड़ कर ले और जब ब्रेक लगाए तो आसानी से रुक जाए। फ्रिक्शन से ही
जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक जैसे इसके क्लोज आएंगे तो फ्रिक्शन क्या करेगा इन दोनों, मतलब ये टायर है और ये ब्रेक है, अपने साइकिल वगैरह में भी देखा होगा। जैसे ये ब्रेक लगाने से ब्रेक शू इस टायर के कांटेक्ट में आते हैं, ब्रेक शू भी इरेगुलरिटीज़ है, इसमें भी इरेगुलरिटीज़ है, दोनों एक दूसरे को इंटरलॉकिंग करके टायर को रोक देते हैं, जिसके कारण व्हीकल रुक जाता है। ठीक है, तो ब्रेक लगाकर आप व्हीकल को रोक सकते हैं। अब फायर मतलब आप आग भी जला सकते हैं। सबसे पहले जो फायर हुई थी, आग जलाई थी, वो आपको पता है 2 पत्थरों को रगड़ कर जलाई थी। तो जैसे मैच बॉक्स है, माचिस के अंदर भी आपने साइड में देखा होगा जो डॉट्स देते हैं ना, वो क्यों दिया जाता है, ताकि वो इरेगुलर रहे। उसके ऊपर जैसे ही मैच स्टिक रब हो और फ्रिक्शन हो दोनों के बीच में, फ्रिक्शन से ये गर्म हो जाती है मैच स्टिक और वो आग पकड़ लेती है। तो फ्रिक्शन के कारण आग भी लगाई जा सकती है। ठीक है, अब साथ ही आपने देखा होगा कि आप रोड पर चल लेते हैं तो आपके शूज़ जो होते हैं, अभी शूज़ की बात ना करें तो सिंपल आपके पैर देखिए, उसके अंदर छोटी छोटी प्रिंट दे रखी है। वो प्रिंट क्या है, वो इरेगुलरिटीज़ है जो आपके पैर और फर्श के बीच में फ्रिक्शन फोर्स बनाती है। अगर वो इरेगुलरिटीज़ नहीं होती या आपके हाथ में भी इरेगुलरिटीज़ नहीं होती है, इस तरह की जो छोटी छोटी प्रिंट देखते हो ना, फुट प्रिंट या हैंड प्रिंट है, वो प्रिंट अगर नहीं होती तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते। वो ऑब्जेक्ट आपके हाथ से स्लिप हो जाती है या आप फर्श पे चलते तो भी स्लिप हो जाते। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कई सारे एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो आपने देखा होगा मशीन के पार्ट्स अगर आपस में इस तरह से रब होते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं, टूट फूट होती है, जिससे नुकसान होता है। फ्रिक्शन के कारण अगर हम टायर का जितना एडवांटेज देख रहे हैं उतना डिसएडवांटेज भी ये है कि जैसे ही ब्रेक लगाते तो या तो ब्रेक शू खराब होते तो उसे बार बार नया भी डालना पड़ता है। साथ ही टायर की जो ग्रिप होती है, अगर ये खराब हो जाए और टायर एकदम स्लिपी हो जाते हैं तो रिस्की है। तो फ्रिक्शन के कारण उसकी जो इरेगुलरिटीज़ है वो भी खराब हो जाती है, मशीन में वियर टीयर होता है। ठीक है, मशीन की इफ़िशियंसी ख़त्म हो जाती है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि जब कोई 2 ऑब्जेक्ट है मशीन के पार्ट से, वो लगातार उनके बीच में रब हो रहे हैं या फिर स्लाइड हो रहे हैं, तो देखिए ऐसी कंडीशन आती है कि ये इन दोनों के बीच में बार बार स्लाइड होने से फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से पूरी मशीन की वर्किंग पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मशीन जल्दी गर्म हो जाती है, उसकी इफ़िशियंसी ख़त्म हो जाती है। ठीक, अब फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है, मतलब फ्रिक्शन का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, पर हमें यहाँ पर ये देखना है कि फ्रिक्शन को हम कैसे कम करें या फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ाएं। क्योंकि जहाँ एडवांटेज है वहाँ पर हमको फ्रिक्शन को बढ़ाना है और जहाँ एडवांटेज नहीं है वहाँ पर फ्रिक्शन को कम करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, पहला तरीका है पॉलिश करके। ठीक है, पहला है पॉलिश करके। मतलब फ्रिक्शन को अगर आपको कम करना है, यानी 2 सरफेस है और बहुत ज़्यादा रफ हो चुकी है, वो लगातार ये मशीन के पार्ट्स है और इनके बीच में मोशन हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, इनकी जो इरेगुलरिटीज़ है वो ऐसी इंटरलॉकिंग करेगी कि इसे मूव नहीं करने देगी, जिसके कारण ये सरफेस टूटने लगेगी, खिरने लग जाएगी। तो हम यहाँ पर स्मूथली वर्किंग के लिए बीच में ऑयल या कुछ ऐसे सब्सटेंस को, सरफेस को जैसे ही हमने यहाँ पर पेंट कर दिया, मान लीजिए जंग लगी है तो हमने बीच में ऑयल पॉलिश कर दी। पॉलिश करने से इसकी जो रफनेस है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती, पर जो फ्रिक्शन के कारण टूट फूट हो रही थी वो बच जाएगी। दूसरा है यूजिंग लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट्स मतलब 2 सरफेस के बीच में आप ऑयल, ठीक है, और ग्रीस ऐसी चीज़ें यूज़ करके क्या कर देते, इसके बीच में फीलिंग कर देंगे, वो थोड़ा स्टिकी होता है और स्लिपी होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है बॉल बेयरिंग का यूज़ करके। आपने देखा होगा कि व्हील जो होता है उसके बीच में एक हिस्सा होता है हैंडल का, तो आप यहाँ पर बीच में आपने बॉल बेयरिंग लगा दी। बॉल बेयरिंग लगाने से जब ये रिम इसके बीच वाले सॉकेट के बीच में जब घूमता है तो देखिए अगर 2 चीज़ें और ऐसे टर्न हो रही है, ये वाली भी घूम रही है और ये वाली भी घूम रही है, तो दोनों की सरफेस बार बार रब होती है। रब होने से क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण ये सरफेस घिस जाती है।
उसकी जगह हमने दोनों ही सरफेस के बीच में बॉल बेरिंग लगा दी। ठीक है, तो अब एक ऑब्जेक्ट तो बीच में है और एक ऑब्जेक्ट बाहर है, तो दोनों के बीच में छोटी छोटी बॉल्स होती है। तो जब ये वाली ऑब्जेक्ट इसके ऊपर चलती है तो बीच में बॉल्स आ जाती है, तो बॉल्स इजीली क्या होती है, आपस में घूमती जाती है। ठीक है, जिसके कारण ये और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती। तो बॉल बेरिंग से भी आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है, जब आपने जो शिप वगैरह देखी होगी उसका शेप आगे से स्ट्रीमलाइन होता है, या जब आप एरोप्लेन को देखा होगा तो आगे का शेप स्ट्रीमलाइन होता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये चलती है पानी में और एरोप्लेन बहुत ऊपर होता है, दैट मीन्स वो उस पर एयर का फ्रिक्शन होता है, एयर उसकी बॉडी से टकराती है। अब देखिए, हमें पता है कि अगर एरोप्लेन का शेप अगर ऐसा दे दिया होता तो ये पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा एयर से टकराता और एयर और इसके बीच में फ्रिक्शन होता और इसकी बॉडी डैमेज होती। इसलिए हमने स्ट्रीमलाइन शेप दिया है ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें। उसका रीज़न क्या है कि केवल ये वाला शार्प पॉइंटेड ही ये एयर से टकराएगा और एयर को ऐसे और ऐसे डिवाइड करेगा, जिसके कारण इसकी पूरी बॉडी से एयर नहीं टकराएगी और केवल आगे के पॉइंटेड शार्प पॉइंट को ही फेस करके एयर अपनी डायरेक्शन ऐसे और ऐसे कर लेती है, जिसके कारण इसकी बॉडी पर फ्रिक्शन एयर का कम लगेगा और ये आसानी से इसकी बॉडी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। सेम कंसेप्ट है कि जब वाटर होता है, वाटर जैसे ही इस पोर्शन से टकराता है, ये जो आगे पॉइंटेड है, तो उसके कारण वाटर ऐसे और ऐसे डाइवर्ट हो जाता है, जिसके पीछे वाला पोर्शन जो है इसकी पूरी बॉडी का वो फ्रिक्शन से बच जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा एयर वाटर का उस बॉडी से फ्रिक्शन होगा वो बॉडी उतनी जल्दी डैमेज होगी। ठीक, और उसके अलावा बॉल बेरिंग और ये तो आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे करते हैं। इंक्रीज मतलब जहाँ फ्रिक्शन नहीं है, जहाँ स्लिप होने के चांसेस है या लॉस है, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है। तो मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, जहाँ पर बहुत नमी वाला या पानी वाला हिस्सा है, जहाँ आप स्लिप हो सकते हो, कीचड़ है यहाँ पर, तो वहाँ पर फ्रिक्शन को आपको बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि आप स्लिप हो जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर आपने देखा होगा सैंड वगैरह और ये डाल दिया जाता है, पत्थर। ठीक है, तो बाय एडिंग सैंड एंड ड्राई सॉइल ऑन दी स्मूथ सरफेस, जहाँ स्लिप होने के चांसेस हैं ऐसी सरफेस पर आप सैंड या ड्राई सॉइल डाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये है कि शूज़ जो होते हैं, अगर आप उसके सॉल घिस चुके हैं तो आप वहाँ पर नया सॉल लगवा सकते हैं, ताकि क्या हो जाए, उसके बीच में जो नया सॉल होगा तो उसमें ग्रिप आएगी जो कि रोड पर अपनी पकड़ बना लेगी। ठीक है, तो सॉल्स जो होते हैं शूज़ के, हम रफनेस को बढ़ाने के लिए जानबूझ के उसके अंदर क्या देते हैं, ग्रिप देते हैं। दूसरा है टायर जो होते हैं, उसके अंदर भी हम ग्रिप देते हैं। ठीक है, और कई बार मशीन के अंदर भी ऐसा होता है कि जो पार्ट्स होते हैं ना, उस पार्ट्स की सरफेस में ही हम कुछ ऐसा मटेरियल देते हैं, मटेरियल के कवर चढ़ाते हैं या बनाते हैं, जिसके कारण वो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन अप्लाइड करे, ताकि वो बिल्कुल पार्ट्स स्लिप ना हो। क्योंकि आप देखिए, पार्ट्स अगर ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो बहुत ज़्यादा स्लिप करेंगे तो भी मशीन वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा मटेरियल के अंदर ही हम इरेगुलरिटीज़ बनाते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ये बेसिक था आपका पूरा फ्रिक्शन का। अब हम थोड़ा सा इससे डीप करेंगे, जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडी फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, और साथ ही इसके कुछ डेरिवेशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।